3 बार ओम का उच्चारण, स्पाइन सीधी, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। प्रणाम सर। प्रणाम। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं इस सत्र की, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ये सारथ उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, नेचुरोपैथ हैं, नेचुरोथेरेपिस्ट हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर के हिमृणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर थेरेपी को इतनी ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। समवाय ऑनलाइन सेमेस्टर 1 के क्लासेस में हम लोगों ने BHB,
चाइनीज एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, इन तीनों विषयों पर चर्चा की है और हम लोग उसके चैप्टर्स में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने बीएचबी में आज की को शामिल कर दें तो यानी हम लोगों ने पूरा कोर्स पूरा कर दिया है। चाइनीज में हम लोगों का कोर्स थोड़ा सा बाकी है, 2-3 चैप्टर्स हमारे उसमें जो हम चाहते हैं, एक आध चैप्टर तो आवश्यक है और एक आध चैप्टर जो हम चाहते हैं उसमें ऐड करें तो उसको हम शामिल करना चाहते हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने 2 किताबें थी, उनमें एक किताब हमने पूरी कर दिया है और दूसरी किताब जो है हमारे उसमें भी 3 चैप्टर 4 चैप्टर हो गए हैं। उसमें एक आध ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल के आधार पर जो है वो हम लोग का करस्पॉन्डेंस बेसिस पर और वैसे जो हमारे ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल हैं उन पर हम लोग का चर्चा करना बाकी है और ऑर्गन सिस्टम पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हम लोग का थोड़ा सा बाकी रह गया है। मोरलेस हम लोग 5 तारीख के बाद 5 अगस्त से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेमेस्टर 2, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हमारी फैकल्टी से वार्ता हम लोगों की चल रही है, उसमें हम लोग अपना करेंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कल को हम बताएंगे। कल एक क्लास तो हमारी होगी इसी लिंक में, दूसरी क्लास हमारी होगी जनरल लिंक में होगी। ZDA जो हमारा ओरिजिनल समवाई फाउंडेशन का, समवाई शिक्षा का हमारा जो ग्रुप का लिंक है उसमें होगी, वो डॉक्टर कुमार बालवानी का होगा, वो ओपन टू ऑल होगी, वो हम कल डाल देंगे, आज डाल देंगे रात में, तो ओपन टू ऑल होगी, वो कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। तो वो हमारा एक थोड़ा सा 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेकर के और हम लोग पहले ही अपनी क्लास खत्म कर देंगे और उसके लिए फिर दूसरी लिंक में जाकर के हम लोग डॉक्टर कोमल बालवानी का नेचुरोपैथी पर हम लोग विचार उनके सुनेंगे। तो हम लोग पुनः प्रतिमा राज जी का स्वागत कर रहे हैं और आज वो इस पर विषय चर्चा करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स है या जो भोजन जिसको हम लोग बोलते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ओवर टू प्रतिमा। प्रणाम सर, गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्ते मेरा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भोजन, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है सर। सर आवाज क्लियर है? हाँ आवाज आ रही। ठीक है सर। भोजन जो मानव शरीर के लिए या जीव जंतु सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिससे हमें क्या होती है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, जिससे हम सब किसी भी तरह का कार्य हो वो कर सकते हैं। अब भोजन में इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि भोजन हमें कैसे लेना चाहिए, कितने मात्रा में लेना चाहिए, उसी के बारे में बताया गया। अब यहाँ पढ़ते हैं, भोजन के बिना प्राणी जीवन लंबे समय तक संभव नहीं है। गर्भावस्था में विकासशील भ्रूण अपनी मां पर परजीवी की भांति है। यह अपने विकास हेतु समस्त आवश्यक तत्व मां से लेता रहता है और उनमें से कुछ प्रतिशत तत्व अपने शरीर में स्टोर भी कर लेता है, ताकि जन्म लेने के पश्चात कुछ काल तक उसकी ऊर्जा आवश्यकता पूर्ण होती रहे। तो कहने का मतलब है कि जो है भ्रूण अवस्था में बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में जो है एक माँ के ऊपर ही डिपेंड रहता है। माँ से उनको सब कुछ जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी मिलना रहता है उन्हीं से वो डिपेंड रहता है, उन्हीं से उनको मिलता है। यह अपने विकास हेतु और सभी तत्व जो है माँ से ले लेता है और क्या करता है, और आगे उन्हें जन्म काल के बाद कुछ समय के लिए अपने अंदर जो है वो स्टोर भी कर लेता है ऊर्जा को, ताकि जन्म लेने के पश्चात कुछ काल तक उनकी ऊर्जा जो है वो आवश्यकता उनका पूर्ण होती रहे। मानव को भोजन की आवश्यकता बुनियादी तौर पर ऊर्जा उत्पादन हेतु चाहिए। मानव भोजन जो करता है वो किसके लिए करता है? ऊर्जा के लिए। वही हमारा मेन सोर्स है ऊर्जा का, उसी से हमको ऊर्जा मिलती है किसी भी कार्य को करने के लिए। ऊर्जा वह बल है जो जीवित शरीर में आवश्यक कार्यों हेतु चाहिए। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए चाहिए। अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमारे फूड से। जैसे श्वसन क्रिया, रक्त प्रवाह, किडनी में रक्त छानने की प्रक्रिया, नर्व में इम्पल्स बनती रहे, यह समस्त कार्य शरीर में समस्थापना यानी कि होमोस्टेसिस बनाए रखने हेतु आवश्यक होता है। माने जो भी कार्य है, जिसका जिसका जो कार्य है वो अपना अपना कार्य अच्छे तरीके से करे, एक दूसरे से मिल के करे, ताकि जो सब में जो होमोस्टेसिस बना रहे,
कोई भी किसी से बिगड़े नहीं, बिगड़ने से ही शरीर में जो है वो बीमारियां आने लगती है। जन्म लेने पर शिशु को प्रथम आवश्यक तत्व ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी मदद से वो अपने भंडारित तत्वों से ऊर्जा उत्पादन कर लेता है। बच्चा जब जन्म लेता है शिशु, तो उसका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, ये क्वेश्चन में भी आता है, सबसे फर्स्ट उसको क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तो वो है ऑक्सीजन। इस और उसी ऑक्सीजन से जो वो स्टोर करके रखता है तत्व को, उसको भी वो संचालित करने के लिए, माने उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसमें भी उसको ऑक्सीजन का ही जरूरत पड़ता है। इसी के साथ जल एवं सूर्य की किरणें भी उसके शरीर को ऊर्जा उत्पादन में सहायक रहते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद आ जाता है जल और सूर्य की किरणें। जन्म के कुछ काल बाद शिशु का भंडार जब खाली होने लगता है, तब पृथ्वी ऊर्जा मिलनी आवश्यक हो जाता है। ऊर्जा दे सकने वाले तत्व पृथ्वी में उपलब्ध है, किंतु मानव शरीर उन्हें मौजूदा आकार में नहीं ले सकता, जबकि वनस्पतिक जगत पृथ्वी तत्वों से अपने लिए ऊर्जा ले सकने में सक्षम है और प्राणी जगत के लिए ग्राह्य तत्वों का भंडार भी प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको सबसे पहला ऑक्सीजन लगता है, उसके बाद जल और सूर्य की किरणें, फिर कुछ समय बाद जैसे 4-6 मंथ के बाद उसको क्या होता है, सॉलिड फूड देना पड़ता है। तो वो क्या है, जैसे पृथ्वी ऊर्जा, वो पृथ्वी ऊर्जा है, ऊर्जा दे सकने वाली पृथ्वी से उपलब्ध होता है। तो ये पृथ्वी से जो मिलने वाली ऊर्जा है, हम मानव शरीर जो है वो डायरेक्ट नहीं ले सकते। हम लोग किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर, उन्हीं से जो है हम लोग जो उसको लेके फूड के थ्रू हम लोग लेते हैं। लेकिन वनस्पति जगत जो है वो लोग, वो क्या है, पृथ्वी से वो डायरेक्ट उस तत्व को ले लेते हैं, डायरेक्ट उसको लेके एनर्जी में उसको यूज करते हैं। मानव शरीर को स्वस्थ और जीवित रहने हेतु विभिन्न खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कि एक स्वस्थ शरीर, मानव का एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए, उसको अच्छे से जीवित रहने के लिए, स्वास्थ्य उसका देख के अच्छे से स्वास्थ्य वाला जीवन मतलब रहे उसका, तो उसके लिए उसको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला है खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। अब खाद्य पदार्थ में भी क्या क्या चीज इंपॉर्टेंस है, जिसको एक बोलता है बैलेंस डाइट है, जिनमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन एवं लवण है। यह सभी तत्व वनस्पतियों में कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड रूपों में स्टोर रहते हैं। इनमें से प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट को प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसमें से जो प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, उसको प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब आता है, सबसे पहला आता है इसमें जो खाद्य पदार्थों में है, सबसे पहला है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, ये जीव रसायन विज्ञान के अनुसार प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें कई अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मैंने कहने का मतलब है कि जीव जगत के लिए जो है ये प्रोटीन जो है वो कहाँ है, किसमें है, पॉलीपेप्टाइड में, जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद डाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये सभी प्राणी के लिए आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं से प्राणी शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये प्रोटीन जो अमीनो एसिड में चेंज होता है, यही हमारे जो सेल्स का निर्माण करते हैं। बच्चों में उनके विकास वृद्धि हेतु, बड़ों में टियर एंड वियर के कारण मरी कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं को बनाने हेतु, गर्भवती महिलाओं में विकसित होते भ्रूण हेतु तथा स्तनपान के समय स्तनों में दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोटीन तत्व की आवश्यकता अत्यधिक पड़ती है। प्रोटीन कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है, सबसे पहले तो ऐसे जो डेली लाइफ उसमें तो लगता ही है। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है जो ग्रोथ वाले बच्चे हैं, ग्रोथ डेवलप, जिसमें जो अभी बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनमें जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। फिर बड़ों के लिए टियर वेयर, जैसे मान लीजिए कहीं हम लोग को कभी कहीं कहीं से कुछ अगर हम लोग को इंजरी हो गया, तो जो हमारे सेल है वो सेल का वो निर्माण करते हैं, जो मर जाता है सेल, रोज तो हम लोग हमारे सेल शरीर में सेल नए नए बनते रहते हैं, मरता है फिर बनता है, तो वो उसमें बनाने के लिए जो है प्रोटीन की जरूरत होती है। गर्भवती महिला में विकसित होते भ्रूण के लिए, जो गर्भवती महिला उसमें उसके बच्चे के डेवलप के लिए जो है प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग के समय भी जो प्रोटीन का, जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनको प्रोटीन देना बहुत जरूरी है। इसके सहयोग से शरीर में अस्थि पेशियां एवं शरीर तरलों का निर्माण होता है।
प्रोटीन के ही सहयोग से जो है बोन मसल्स और जो है फ्लूइड जो है उसका भी निर्माण होता है। शरीर में संश्लेषित होने वाले एंजाइम्स एवं हार्मोन्स इसके द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब एंजाइम्स और हार्मोन्स भी इसी से जो है सिंथेसाइज होते हैं और शरीर को फिर प्रोटेक्शन भी यही देते हैं, सुरक्षा कवच का प्रदान भी यही देते हैं, एंटीबॉडीज भी यही निर्माण करते हैं। कौन? तो प्रोटीन। वनस्पति से प्राप्त होने वाली प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है कहाँ से मिलता है, अब ये बताया जा रहा है इसमें। वनस्पति से प्राप्त होने वाली प्रोटीन तथा जानवरों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है उसको वेजिटेरियन कहते हैं प्रोटीन को, और जो एनिमल से मिलता है उसको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। पाचन तंत्र में जब डाइजेशन में ये जाता है तो उसका क्या होता है, ये टूट कर जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है डाइजेशन सिस्टम में, और यही अमीनो एसिड छोटी आंत में शोषित होकर रक्त के माध्यम से यकृत एवं अन्य कोशिकाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं तथा जहां उन्हें पुनः आवश्यक प्रोटीन संग्रह की क्षमता अत्यंत कम है। कहने का मतलब है कि जो जब हम प्रोटीन लेते हैं तो वो पाचन तंत्र में अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये अमीनो एसिड छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके हमारे रक्त के माध्यम से यकृत में, लीवर में और अन्य कोशिकाओं में उपलब्ध कराया जाता है इसी को, जहां उन्हें पुनः आवश्यक प्रोटीन संग्रह की क्षमता अत्यंत कम है। जहां पर प्रोटीन की मान लीजिए क्षमता कम है वहां पर भी जिनको दिया जाता है। अतः अनावश्यक अमीनो एसिड ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयोग कर लिए जाते हैं। सर ये क्या तथा अनावश्यक अमीनो एसिड ऊर्जा उत्पादन हेतु तो कोई उपयोग कर, एक्सेस अच्छा वाला, एक्सेस तो वाला। मान लीजिए आपको जितनी जरूरत है वो तो आपको कर दिया उन्होंने, लेकिन ये हाँ। बता रहे हैं कि हमारे पास कोई स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक नहीं है कि हम मतलब कोई हम अलग से एक भंडार हो कि कोई कितना भी आए, तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो हमारे पास, उसको हम ऊर्जा उत्पादन के लिए यूज करते हैं। सारे देखिए मेन काम ऊर्जा का है, चाहे आपका एमिनो एसिड हो, चाहे आपका फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, सारे जो हैं अल्टीमेटली ऊर्जा की ही किसी न किसी रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। अभी बता रहा है अतः अनावश्यक ये शरीर में 1 ग्राम प्रोटीन जलने पर 4.2 के कैलोरीज ऊर्जा उत्पादित होती है। मतलब शरीर में अगर 1 ग्राम प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होता है तो कितना कैलोरीज होता है, 4.2 के कैलोरीज ऊर्जा उत्पादित होती है 1 ग्राम प्रोटीन जलने से। यदि भोजन में आवश्यकता से कम मात्रा कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की होगी तब भी प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयोग होने लगती है। अगर मान लीजिए कभी हम लोग भोजन में कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट या फैट कम ले लेते हैं तो उस वक्त भी ये प्रोटीन जो है उनका यूटिलाइज मतलब कर देते हैं, उनका जगह जो है ये पूर्ति कर देते हैं। विभिन्न खाद्य सामग्रियों, अब बता रहा है कि कौन कौन से खाद्य सामग्रियों में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है, किस किस चीज में। विभिन्न खाद्य सामग्रियों रिफाइंड शुगर, ऑयल एंड फैट्स को छोड़कर में प्रोटीन की भिन्न मात्राएं मौजूद है। मतलब ये रिफाइंड शुगर, ऑयल और फैट्स को छोड़ के और बाद बाकी सब में जो है प्रोटीन की भिन्न मात्राएं थोड़ा थोड़ा मौजूद है। कुछ खाद्य सामग्रियों में प्रोटीन की अधिक मात्रा मौजूद रहती है, कुछ कुछ सामग्री जो है उसमें जो है प्रोटीन अधिक रहती है जिसको प्रोटीन रिच फूड्स कहते हैं, जैसे मीट, मछली, अंडा, दालें, तिलहन, ऑयल सीड्स एवं नट्स। Milk also can be classified under this category if due allowance is made for large amount of water in it. मैंने कहते हैं ये सब में जो है मांस, मीट, मछली, अंडा, दालें, तिलहन, नट्स, इस सब में जो है क्या है, हाई प्रोटीन, रिच प्रोटीन है। मिल्क में भी अगर उसका जल वाला पार्ट हटा दे तो उसमें भी है। शरीर में आवश्यक सभी अमीनो एसिड एक से दूसरे में परिवर्तित करने की क्षमता, किंतु कुछ ऐसे विशेष अमीनो एसिड जो शरीर के लिए आवश्यक भी है, मानव शरीर अन्य अमीनो एसिड से उनका निर्माण नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि कुछ शरीर में जो आवश्यक अमीनो एसिड है वो एक दूसरे से परिवर्तित करने की क्षमता है उनमें, किंतु कुछ जो है अमीनो एसिड जो है वो जो है शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। कुछ कुछ इसमें है जो कि शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। वो कौन कौन सा है? इन्हें इसेंशियल एमिनो एसिड की संज्ञा दी गई है। इन एमिनो एसिड्स को क्या कहता है? इसेंशियल एमिनो एसिड।
जिसमें इसमें है अर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, वेलिन, फिर आइसोल्यूसाइन, ट्राइप्टोफैन, थ्रियोनाइन, हिस्टिडाइन एंड मैथोनिन एंड फिनाइल और एलानाइन। ये सब जो है, ये 10 अमीनो एसिड जो है वनस्पति एवं एनिमल प्रोडक्ट्स में आवश्यक मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। ये 10 एमिनो एसिड जो है वो किसमें मिल जाता है? अब वनस्पति और एनिमल प्रोडक्ट में आवश्यक मात्रा में थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। ये अमीनो एसिड ऐसे हैं जो देखिए केमिकल रिएक्शन के द्वारा तो अमीनो एसिड कई फॉर्म में हमारे शरीर में बन सकते हैं, लेकिन ये अमीनो एसिड ऐसे हैं जो केवल आपको प्रकृति से मिलते हैं। प्रकृति में क्या है? या तो एनिमल प्रोडक्ट है या आपका वनस्पतियां हैं, वनस्पति उनसे मिलती है, तो ये हमारे इसेंशियल कह जाते हैं। ये इनको आवश्यकता है और ये आप अपना शरीर आपको बना नहीं सकता, ये मिलेंगे प्रकृति से। तो प्रकृति के साथ जो आपका जो जैसे वनस्पतियों का कहते नहीं, वनस्पतियों में हम लोग खाना चाहिए, तो वो जब आवश्यक चीज होती है उसको लेना चाहिए तभी, नहीं तो इसकी कमी हो जाएगी। भोजन में प्रोटीन की आवश्यक मात्रा 1 ग्राम पर किलोग्राम शरीर भार या भोजन में प्रोटीन की सहभागिता 15% होनी चाहिए, जिसमें 50% शुड कम फ्रॉम एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं कि भोजन में हमारे प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर का वजन जो है उसके भार से पर किलो 1 ग्राम होना चाहिए। अगर 60 केजी है हमारा बॉडी वेट, तो हमें 60 ग्राम जो है वो प्रोटीन लगेगा। और कुल कितना है, टोटल भोजन में कितना लगेगा? तो वो 15% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 15% में भी 50% जो है वो हमें एनिमल प्रोडक्ट से माने मिलना चाहिए प्रोटीन। अब आ रहे हैं सेकेंड, फैट एंड ऑयल्स। जब एक अल्कोहल क्षारीय स्वभाव के साथ किसी एसिड से मिलता है तो लवण एवं जल बनता है। इस भांति बने लवण को ईस्टर कहते हैं। Fats are the ester of fatty acids with ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ग्लाइसरॉल। प्राकृतिक वसा में सामान्यतः 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि ये जब अल्कोहल क्षारीय स्वभाव के साथ जब एसिडिक में मिलता है तो जल और लवण बनता है। इसी भांति बने लवण को ईस्टर कहते हैं। फैट्स जो है फैटी एसिड का जो है इसमें क्या है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और ग्लिसरॉल है। प्राकृतिक वसा जो नेचुरल फैट्स है वो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से फैटी एसिड में भी 3 प्रकार है? कौन कौन से? एक पैल्मिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और ओलिक एसिड। जो ये पैल्मिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड है, ये कौन से फैटी एसिड है? ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। किंतु ओलिक एसिड जो है वो एक डबल बॉन्ड होने के कारण यह असंतृप्त फैटी एसिड मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। यानी पैल्मिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड वो क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ओलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। गुणवत्ता में यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड साधारण तापक्रम पर तरल लिक्विड बने रहते हैं। मतलब अगर इसको किसी टेम्परेचर में अगर हम लोग डालें तो फिर भी ये जो है सॉलिड नहीं रहता है बल्कि लिक्विड ही रहता है, जैसे कि हमारा ऑयल है। मानव शरीर में वसा के 2 रूप मौजूद हैं, एक स्ट्रक्चरल लिपिड्स एंड दूसरा है न्यूट्रल फैट्स। तो स्ट्रक्चरल लिपिड क्या है? जिससे सेल मेम्ब्रेन या कोशिकाओं के अन्य अंगक ऑर्गेनेल्स बनते हैं। यह वसा का भाग शरीर की आकस्मिकताओं में ऊर्जा हेतु प्रयुक्त नहीं हो सकता। कह रही ये स्ट्रक्चरल लिपिड जो है वो क्या करता है? हमारे सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो है ये उसमें जो ये रहता है। देखिए सभी सेल का निर्माण जो है इसी इससे होता है, स्ट्रक्चर लिपिड से होता है, मतलब प्रोटीन और लिपिड के कॉम्बिनेशन से होता है। तो यानी जो ये अब जो सेल बन गई तो जो दीवार बनी हुई है तो वो नॉर्मली कोई दीवार तोड़ी नहीं जाती है। तो नॉर्मल जब आपको इमरजेंसी पड़ती है तो उसमें नहीं आप करते हैं, ये तो बहुत बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी तब इसमें होगा। अदरवाइज ये क्या होगा, इसको ये किसी ऑर्गेनेल्स में लगी हुई है इसलिए इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो यूज करने के लिए कहीं और चाहिए कोई और। तो ये बता रहे हैं कि स्ट्रक्चरल लिपिड को आप यूज नहीं कर सकते, रीयूज में नहीं ला सकते। ये एक बार आपके सेल के निर्माण में हो गई तो वो बन गई।
सर प्लीज थोड़ा ये जो है ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसको भी थोड़ा प्लीज क्लियर करिए तो। देखिए ऐसा ना, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का जो संबंध है वो केमिस्ट्री का है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बेस पर है, तो उसको वही सैचुरेटेड है वही। बस हमको ये समझना है कि नॉर्मली जो अनसैचुरेटेड है उसके गुणवत्ता के आधार पर जो अनसैचुरेटेड एसिड हैं वो हमारे तरल, जो तरल में रहते हैं, यानी जैसे हमारा जो आपका आगे शरीर के में बॉडी पढ़ेंगे ना मैम तो आप समझ जाएंगे, आगे लिखा हुआ है इसका। हाँ तेल, तेल जो है वो, ठीक है, तो तेल के रूप में नॉर्मली जो तेल आप सैचुरेटेड, खाते हैं, एक जैसे घी है आपका, एक तेल है, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आपका सॉलिड बन सकता है वहां शरीर के अंदर भी, तो लेकिन एक जो होता है वो लिक्विड के रूप में होता है, तो ये अनसैचुरेटेड है। अब आगे उसका कौन सैचुरेटेड क्या है जी, जी मैम, सैचुरेटेड फैट कहते हैं उसको, बैड फैट कहते हैं, और अनसैचुरेटेड को गुड फैट कहते हैं। ठीक है अब समझ गए? यहाँ हाँ हाँ आगे, सर, जी आगे चलिए, आगे आगे इसी इसी का आगे वो है कि आपको ये समझना है कि कौन बेटर है, बस हाँ हमारे लिए अब बेटर कौन है। दूसरा है, ये क्या है, ये वसा का भाग शरीर की माने अचानक अगर कुछ क्षति हो तो उसमें ये प्रयुक्त नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर लिपिड जो है। अब है न्यूट्रल फैट, जो वसा कोशिकाओं एडिपोज सेल्स एवं अन्य फैट डिपोट्स में संग्रह होता है, यही संग्रहित वसा शरीर में ग्लूकोज ना होने पर ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयोग किया जाता है। जब कहते हैं कि हम लोग जब फास्टिंग में रहते हैं तो उस वक्त जो हम लोग को एनर्जी जो मिलता है, यही जो डिपॉजिट फैट सब रहता है वही सबसे हम लोग को ग्लूकोज मिलता है, जो कि एडिपोज सेल्स में फैट में डिपॉजिट रहता है वसा। वसा जो है देखिए वो अगर देखिए पहले इसको ये है, नॉर्मली जब आप कभी जरूरत पड़े आपको, तो पहला तो आपको ईंधन ग्लूकोज के रूप में मिलता है, यानी पहले आप ग्लूकोज यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए, आप एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास गैस है, तो आपने गैस पहले जलाई, तो पहले गैस का यूज किया, आपको कोई गैस का यूज की आदि है। अगर गैस बाई द वे ना हो तो क्या करेंगे, तो आप कोई लकड़ी आपके पास है तो लकड़ी चूल्हा जलाएंगे, या आपके पास कोयला है तो कोयला जलाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर है, तो जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो पहला तो ग्लूकोज जलेगा। तो आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज चाहे लीवर में हो चाहे कहीं और हो, तो पहले वो जलेगा। मान लीजिए ग्लूकोज उस समय नहीं हो पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, या नहीं बना, या प्रॉपर मात्रा में नहीं हुआ, आप दौड़ रहे हैं उतना ग्लूकोज नहीं हुआ, तो भी अल्टीमेटली, या फास्टिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, फिर आपको जो फैट है ये फैट पिघलने लगेगा, फिर फैट आपको काफी कुछ आपको देगा। मान लीजिए आपने एक महीने से अधिक आप फास्टिंग कर रहे हैं, तब फिर अल्टीमेटली बहुत फास्टिंग होने पर अल्टीमेटली प्रोटीन गलेंगी। तो पहले पहले ग्लूकोज, फिर दूसरा फैट पर, और तीसरे में आपका प्रोटीन, ये गलना शुरू होती है। तो प्रोटीन गलने का अर्थ ये है कि आपका स्ट्रक्चर लिपिड, स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है ना। प्रोटीन माने क्या है, बोलिए, प्रोटीन से बन रहा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, उस पर लिखा हुआ है कि ये क्या है, मानव शरीर का ईंट है, हाँ ईंट है ना, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल है। तो बिल्डिंग मटेरियल का मतलब हुआ कि ये जो बिल्डिंग मटेरियल है, आपका हड्डी है, आपको इसे गलने लगेगी। सबसे आदमी लास्ट जो स्टेज है, में आता है सर हाँ ना। आप देखिए ना, आदमी जो बाद में हड्डी गल जाती है, ये उसका अर्थ है। तो पहला पहला आप समझिए, पहला ग्लूकोज, नंबर 2 पर फैट, यही फैट न्यूट्रल फैट, और नंबर 3 पर प्रोटीन। प्रोटीन। देखिए अब लिखिए, अब लिखिए, मानव इतना आपका जो है संग्रह घर है, स्टोर हाउस यहाँ पर है। मानव शरीर में वसा के संग्रह घर निम्न है। अब कहाँ कहाँ ये संग्रह हो रहा है उसका नाम सब दिया। सबक्यूटेनियस टिश्यूज, जिसमें 50% जो है वो वसा जो है संग्रहित रहता है। ये कहाँ रहता है, हमारे स्किन के नीचे, जो कि स्पॉन्जी रहता है। दूसरा है पेरिरेनल टिश्यूज, जो कि किडनी के ऊपर रहता है, फैट्स, उसमें 15%। और मेजेंट्री में 10%, जो कि हमारे बैक साइड बॉडी में जो है फैट जो रहता है उसके लिए, उसको ऑर्गन को जो कवर करने के लिए रखता है। ओमेंटम में 5%, जो फ्रंट साइड जो हमारे जो भी है ऑर्गन, उनके
उनके ऊपर घेरा रखता है। इंट्रामस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो टिश्यूज के बीच में जो रहता है उसका है, ये उसमें संग्रहित रहता है। तो सबसे ज्यादा यूज हमारा ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज में जो है उसमें सबसे ज्यादा फैट जो है उपयोग में आता है। इसी में जो है संग्रह करने की क्षमता असीमित रहती है। मानव वसा 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, मतलब मानव वसा जो है, मानव का फैट जो है वो किसमें कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है? 70 डिग्री सेल्सियस पे। अतः जीवित शरीर में यह सदा तरल रूप में होता है। यही जब सॉलिड रूप में हो जाता है तो वही कोलेस्ट्रॉल बन जाता है ना हमारा सर? हमारे शरीर का टेम्परेचर जो नॉर्मली होता है सेंटीग्रेड में, वो लगभग 37 के आसपास होता है। 35, 36 ऐसे, ये 35 से 37 के बीच में होगा। अब यहाँ दिया है वसा के कार्य क्या है। वसा शरीर का संग्रहित ईंधन है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड स्टोर एनर्जी है। यही जो है वसा ही जो है वो सबसे बड़ा स्टोर मतलब हाउस है, जिसमें जो है वसा का काम ये स्टोर होना। यह भोजन को पैलेटेबिलिटी प्रदान करता है, यानी कि पूर्णता प्रदान करता है, और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम घटाता है। भोजन में इसकी मौजूदगी फैट सॉल्युबल विटामिन के शोषण के लिए आवश्यक है। पैलेटेबल जो है, आपको जो भोजन के जो आपको स्वाद मिलता है, बड़ा बढ़िया स्वादिष्ट आप जो सोचते हैं, इसकी वजह से, वसा की वजह से मिलता है। और ये क्या करता है? गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, यानी जो आपका स्टमक जो चर्निंग कर रहा है, तो उसको कितनी जल्दी वो पिघल जाए, मतलब काइम बन जाए, और उसके बाद वो निकल जाए, शरीर के बाहर निकल जाए, मतलब उसके वो स्टमक के बाहर निकल जाए, तो उसको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बोलते हैं। कितने समय में वो कोई पक करके चर्निंग होकर के निकल जाता है, बाहर निकलता है पाइलोरस से, वो ये पॉइंट बताता है। तो दोनों काम करता है ये। पैलेटेबिलिटी यानी जब भोजन में स्वाद आ रहा, आप देखिए ना, घी डाल देते हैं तो आपका स्वाद बढ़ जाता है, आपका डिफरेंट महक आ जाती है। तो वो उसके पहले उतना आपको लगता है कि अरे, कभी कभी बोल देते हैं कोई लोग कि बड़ा वैसा है, रूखा है ना। तो ये पैलेटेबिलिटी प्रदान करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम घटा देता है, ताकि अब जल्दी पाचन हो जाए। ठीक। एसेंशियल फैटी एसिड स्वस्थ शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। जो ये पीछे हम लोग पढ़े थे भी एसेंशियल फैटी एसिड, वही ये शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। ये शरीर में पिगमेंट, रेटिनॉल, कोफैक्टर, विटामिन के, ये देखिए, डिटर्जेंट्स, देखिए मैडम, दिखा दीजिए। देखिए ये एसेंशियल फैटी बात पीछे जो अभी थी ना, यही ये दसों जो ये देखिए, इसेंशियल अमीनो एसिड, यही ना? नहीं, यही है आगे। ये सर इसेंशियल है, तो यहाँ पे इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अच्छा, ये वाला है, इसकी बात कर रहे हैं। इसेंशियल फैटी ये वाले, जी सर, फैटी एसिड इनकी बात कर रहे हैं ना, अनसैचुरेटेड वाले, यही वाला इसेंशियल। यही तो 3 होंगे ना, या तो आपका ओलिक एसिड या एस्टेरिक एसिड, पामिटिक ये पीछे सर यहाँ पे था अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के पास, और आगे सर और आगे हुआ फैट ऑयल्स के पास। हाँ जी, ये अब आ गया यहाँ पे। ये इसेंशियल फैटी एसिड वो है। अच्छा देखिए, अब देखिए फैटी एसिड में भी क्या है? इसेंशियल फैटी एसिड वो एसिड है जिनका संश्लेषण मानव शरीर नहीं कर सकता है। ये है लियोनिक एसिड, लियोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्कनोइक एसिड। 3 ये भी है। इनका कह रहा है, इनका संश्लेषण वनस्पति कर लेती है। ये तो तीनों एसेंशियल अमीनो एसिड भी दिखा, एक तो नंबर नोट कर लीजिए, एसेंशियल अमीनो एसिड भी हुआ ना, यस सर, पहले वाला, और ये अमीनो एसिड है, ये यहाँ पे फैटी एसिड है, और ये फैटी एसिड भी है। तो अमीनो एसिड भी वो आवश्यक हुआ, और ये भी इसेंशियल फैटी एसिड है। ये इनके 3 है, इनमें 3 है, इनका भी नहीं कर सकता। तो इसेंशियल माने वो माना गया जो मानव शरीर नहीं करता है, बल्कि प्रकृति से मिलता है, वो हमारा इसेंशियल माना गया। ठीक, चलिए। अभी ये तीनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, अतः वेजिटेबल ऑयल्स में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भोज्य खाद्यान्नों में वसा निम्न भांति वर्गीकृत किए गए हैं। ये तीनों जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि गुड फैट होता है, वो किसमें अधिक मात्रा में होता है? वेजिटेबल्स ऑयल।
ये खाद्यान्नों में वसा निम्न वर्गीत है, मतलब खाद्यान्नों में वसा जो है कैसे कैसे विभाजित किया गया है वो बता रहा है। एक तो विजुअल फैट, दूसरा है इनविजिबल फैट। विजुअल फैट जो कि हम लोग देख सकते हैं और इनविजिबल में दिखेगा नहीं। वो विजुअल में है ये वसा जो अधिकतम वसा युक्त होता है, मतलब ज्यादा फैट रहता है, जैसे मक्खन, घी, जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अधिकता है। इसके अलावा वनस्पति वसा, मूंगफली, नट्स, मस्टर्ड, कोकोनट, सनफ्लावर, तिल के तेल, इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अधिक है, इसलिए इसको गुड फैट कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। अब सैचुरेटेड फैट एसिड एनिमल फैट में अधिक पाया जाता है। अब ये यहाँ एक इसको अंडरलाइन करने का है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कहाँ अधिक पाया जाता है, तो एनिमल फैट में अधिक पाया जाता है, और उनमें विटामिन ए एवं डी अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। किसमें अधिक होती है ए और डी, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, यह वनस्पति तेलों में पाए जाते हैं, किंतु इसमें विटामिन ए और डी नहीं होता है, बल्कि ई होता है। विटामिन ई होता है इसमें, जो तेलों को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, मतलब उसमें अगर वो रह गया है तो उसमें जो है किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता, ना कलर चेंज होता है, ना कुछ स्मेल आता है। शरीर में इनकी सहभागिता लगभग 50% है, और इनमें एक या अधिक डबल बॉन्ड होने के कारण इनका ऑक्सीडाइजेशन मुश्किल से होता है। वसा का कितना परसेंट रहता है, 35% रहता है वसा हमारे। अब है इनविजिबल फैट, वे वसा जो खाद्यान्नों से आंशिक मात्रा में मौजूद रहते हैं, अर्थात उक्त खाद्यान्नों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की मुख्य सहभागिता रखता है, जैसे अन्न। अब ये है इनविजिबल फैट, क्या है, ये तो हम लोग को दिखा विजिबल फैट, जो कि तेल में था, एनिमल प्रोडक्ट में था, जो तेल वगैरह में था, कोकोनट्स, मूंगफली, सूर्यमुखी के तेल, ये सब क्या था, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था, जो कि अच्छा है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या था, ये एनिमल में अधिक ज्यादा पाया जाता है, और इसमें विटामिन ए और डी अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट में जो है वो ए और डी नहीं मिलता है, लेकिन ई मिलता है, विटामिन ई होता है इसमें, और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, यानी किसी भी तरह से इसमें कोई बदलाव नहीं होने देता। इनविजिबल फैट जो है वो खाद्यान्नों, माने जो हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसमें मौजूद होता है, जो कि हमको दिखता नहीं है। जैसे किसमें किसमें होता है, सेरेल्स में, पल्सेस में, ऑयल सीड्स में, नट्स में, सोयाबीन में, दूध, अंडा एवं मांस में। भोजन में वसा की सहभागिता लगभग 35% अवश्य होनी चाहिए। माने हमारे भोजन में वसा, फैट कितने परसेंट होना चाहिए, 35%, और प्रोटीन 15%। अब आ जाते हैं सर, पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा लेते हैं, तब पर कोलेस्ट्रॉल आपको पढ़ाएंगे। अभी तो जो है ना बहुत मतलब उल्टा होता है ना, कि लोग तो फैट खाने नहीं पसंद करते, खाते ही नहीं है। 35% है तो लोग ऑयल का कहाँ यूज करते हैं, तो जीरो ऑयल कुकिंग चलती है कई बार तो। जी यस मैम। जी मैम। सर मैं ये ना वैसे तो ये देखो बहुत अच्छा क्लियर से लिखा हुआ है, लेकिन भोजन में देखिए फैट जो है, अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के, सेमेस्टर में आगे चल के, फैट हमारा इसलिए बहुत आवश्यक नहीं, वो गलत कम है, करते हैं ना गलत तर्क है वो। लोग, तो 0% ऑयल। नहीं, हाँ तो गलत है। गलत इसलिए है कि अभी ये आपको केवल ये लग रहा है कि आप शरीर को बनाने के लिए, पैलेटेबिलिटी के लिए नहीं, वर्चुअली ब्रेन के फंक्शनिंग में बहुत फैट की आवश्यकता है। यानी ब्रेन को इम्पल्स जनरेशन में भी इसकी जरूरत है। तो यानी अगर ये आप नहीं रहेगा, और ये माइली शीट बनाएंगे और वहां पर रहेंगे बीच में, और वहां नहीं है, तो ब्रेन की फंक्शनिंग भी ठीक नहीं होती है। इसलिए आपको, आप पढ़ेगा आगे चल करके, आपको फैट बहुत आवश्यक है, फैट जरूर लेना चाहिए। फैट बहुत सी चीजों को अपने में संभाल के रखता है शरीर को, तो ये केवल कहना गलत है। बस हाँ, परसेंटेज उसका जो है आगे भोजन में इसका 35, टोटल 35% सब कुछ मिला के होना चाहिए। जी अगर उसमें सर वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी वो होता है, मतलब उसमें से कौन सा लेना चाहिए मतलब?
तो देखिए बैलेंस में सभी ने भाई घी भी आप लेना है, सबको लेना, मतलब बैलेंस का, ये नहीं कि आप घी क्यों कर रहे हैं, मक्खनी की लगातार खा रहे हैं। तो हम लोग दोनों तरह का यूज करते हैं ना, ऑयल भी यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए क्या होता है ऑयल यूज होता है नॉर्मली, घी भी बहुत कम यूज होता है, और घी जहाँ यूज होता है वहां भी होता है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में। इसीलिए बैलेंस डाइट के हमेशा कंसेप्ट है कि दोनों अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें उसमें विटामिन ए डी होता है, इसमें विटामिन ए डी नहीं होता, लेकिन इसमें विटामिन ई होता है अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड बेटर माना जाता है, लेकिन बेटर किस लिए, ए एंड डी नहीं हुआ तो ए डी की कमी होगी तो वो पूरा करेगा, यानी रेटिनॉल की जरूरत है, विटामिन ए चाहिए रेटिनॉल के लिए, आंखों के लिए, विटामिन डी चाहिए हमको उसके लिए सारे पोषण के लिए, विटामिन डी चाहिए प्रोटीन उसके लिए, बॉडी के लिए, और क्या कहते हैं हमारे हड्डियों के लिए। तो यानी दोनों की आवश्यकता है, हमें नहीं कह रहे हैं, विटामिन ई भी आवश्यक है, वो भी वो है। तो बैलेंस डाइट में यानी सैचुरेटेड भी लीजिए, अनसैचुरेटेड भी लीजिए, लेकिन कोई बहुतायत से मत लीजिए, और परसेंटेज उसका थोड़ा सा ये रखिए कि भी इतना है ना, थोड़ा, क्योंकि कम मात्रा में भी होता है ना, कम मात्रा में सर कुछ विटामिन भी सर डिपेंड करते हैं ना, फैट सोल्यूबल होते हैं कुछ, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो विटामिन यस वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ वो विटामिन डी जो है फैट सोल्यूबल होते हैं। तो अगर कोई विटामिन है और फैट सोल्यूबल है, विटामिन ए डी ये सब फैट सोल्यूबल है, तो अगर फैट नहीं लेंगे मैडम जी ना, तो अगर फैट नहीं लेंगे तो ये जाएगा ही नहीं आपके शरीर में। इसीलिए आप विटामिन डी की जब गोली खाती हैं तो तुरंत कहते हैं कि दूध के साथ खाइए, पानी के साथ खाने में उसका फर्क इसलिए होता है कि दूध के साथ जा करके अल्टीमेटली वो आपको खुल जाएगा, आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। इसलिए बहुत फैट बहुत आवश्यक है। तो फैट को ये मत सोचिए, वो गलत तर्क देते हैं कि फैट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, फैट भी खाना चाहिए लेकिन बैलेंस। जी ठीक मैडम, हाँ तो बोलो मैडम। आप सर कार्बोहाइड्रेट पहले पढ़ा दें, आप बोल दीजिए, जहाँ बता दीजिए, हमको बताइए, हम तो आगे खोलते जा रहे हैं इसको। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेते तब कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे। सर एक चीज और, जैसे अभी हमने प्रोटीन को भी पढ़ा, तो इसमें यह है कि 15% होना चाहिए, जो कि हमें 50% जो है शुड कम फ्रॉम एनिमल्स। तो अभी जो एनिमल और वो जो नहीं खाते हैं है ना एनिमल प्रोडक्ट जो भी, तो फिर वो वाला हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा मैम? वो एनिमल में सिर्फ वो एनिमल डायरेक्ट नहीं, जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, कर्ड्स हो गया, वो भी एनिमल फैट ही आता है। एनिमल से डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल, दोनों चीजें हैं, एनिमल से एनिमल एंड एनिमल डिराइव्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खैर कंट्रोवर्सी वाली बात होगी, क्योंकि दूध भी आजकल मनाही करते हैं सब डॉक्टर्स और सब चीजें ना, दूध पीने को भी मनाही करते हैं। डॉक्टर से पहले कहते थे, याद करिए, रागी मिल्क भी चल जाते हैं पहले नहीं, डॉक्टर पहले कहते थे ये वो तेल मत खाइए, सरसों का तेल, और कहते थे वो खाइए रिफाइंड, और अब डॉक्टर बोल रहे हैं रिफाइंड मत खाइए। सर यूएस में बैन है सर सरसों का तेल, मतलब यूएस में बैन है। नहीं तो बता रहा हूँ कि सरसों का तेल उन्होंने कहा पहले मत खाइए, और अब डॉक्टर ने कहा कि नहीं अब खाइए, वो कहते हैं कि रिफाइंड मत खाइए। ठीक है, तो अपना अपना तर्क है, लेकिन ये वो परंपराओं की बात है। चलिए मैडम आगे, कार्बोहाइड्रेट। यस सर, कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों में कार्बनिक तत्वों की सकल मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की सहभागिता सबसे अधिक होती है। स्थितियों द्वारा संग्रहित कार्बोहाइड्रेट्स का रूप स्टार्च सेल्यूलोज से मानव शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन भिन्न है। मतलब खाद्य पदार्थों में कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा किसका रहता है, कार्बोहाइड्रेट का रहता है, जो कि संग्रहित क्या क्या रहता है उसमें स्टार्च सेल्यूलोज भी रहता है, जो मानव शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन से भिन्न करता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना कार्बनिक कंपाउंड है, जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अणु उसी अनुपात 2:1 में मौजूद है जैसे वे एक जल अणु में है। अतः इसकी कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। जब ये कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म होता है तो क्या क्या नहीं इससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। ये किस अनुपात में, 2:1 के अनुपात में होता है। वनस्पतियों एवं जानवरों से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट आसानी से पाचन तंत्र में मोनोसेक्राइड ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ लिया जाता है
और यह रक्त के माध्यम से शरीर की समस्त कोशिकाओं को ईंधन के रूप में वितरित कर दिया जाता है। माने वनस्पतियां मतलब प्लांट एंड एनिमल्स जो है उनमें जो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाचन तंत्र में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, ये जो लेते हैं हम लोग वनस्पति और जानवर से कार्बोहाइड्रेट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़कर रक्त में प्रभावित कर दिया जाता है डाइजेशन में, और ये क्या है, समस्त कोशिकाओं का ईंधन के रूप में वितरित कर दिया जाता है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का यही प्राथमिक एवं आसान ईंधन है। उपयोग से बचा ग्लूकोज अस्थि पेशियों एवं यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। कोशिकाओं के लिए जो है, जो सेल के लिए जो है, वो सबसे बड़ा उत्पादन ऊर्जा का कौन है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और यही ग्लूकोज जब ज्यादा अमाउंट में बच जाता है तो किस में चला जाता है, तो बोन मसल्स में और यकृत में जो है वो स्टोर हो जाता है, लीवर में जो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। फिर जब हमें यूज होने का रहता है, जब हमको चाहिए होता है, तो वो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे पास हमें यूज मिल जाता है। अस्थि पेशियों में ये कितने कितने ग्राम स्टोर रहते हैं, कहाँ कहाँ पे, तो अस्थि पेशियों में 400 ग्राम 400 ग्राम, यकृत में 100 ग्राम, ECF में 20 ग्राम एंड रक्त में 4 ग्राम। ECF का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसमें 20 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। भंडार गृह संतृप्त हो चुकने पर अनुपयोगी ग्लूकोज एडिपोज कोशिकाओं में फैटी एसिड या वसा के रूप में संग्रह किए जाने लगता है। ये जो है भंडार गृह जो है, जब ये संतृप्त हो चुकता है तो ये अनुपयोगी ग्लूकोज, जो ग्लूकोज बचा रहता है एक्स्ट्रा, वो कहाँ संग्रहित हो जाता है, एडिपोज टिश्यूज में और फैटी एसिड वसा के रूप में जो हमारे एडिपोज सेल्स में जो है संग्रहित हो जाता है। ग्लूकोज का इस रूप में संग्रह करने की शारीरिक क्षमता असीमित एवं प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। ये ग्लूकोज का जो संग्रह करने का क्षमता हर व्यक्ति में अलग होता है, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से उनमें जो रहता है। कोई एक रोटी भी खाता है तो फिर भी जो फूल जाता है, कोई एक रोटी 2 रोटी खाता है फिर भी पिचका रहता है। तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किसके ऊपर कितना जो है वो अपना कैपेबिलिटी है, वो उस क्षमता को मतलब ग्लूकोज को लेने का, संग्रह करने का। तो पहला देखिए, पहला क्या हुआ, पहला बना आपका प्रोडक्शन में गया कहाँ, पहले गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पास, सेल में चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया ने बना दिया, उसमें से आपको वाटर बना दिया, एनर्जी बना दिया और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। दूसरा जब बचा, इससे बच गया, तो उनको ग्लाइकोजन, वो शरीर में ग्लूकोज के रूप में नहीं सुरक्षित रहेगा, वो रहेगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन माने हुआ अधिक कंसंट्रेटेड फॉर्म, ये समझ लीजिए। ग्लूकोज आया मान लीजिए 100 ग्राम, उसको उन्होंने ग्लाइकोजन में 10 ग्राम मान लीजिए कन्वर्ट कर लिया, तो ग्लाइकोजन के रूप में हो गया। तो ये कहाँ चला गया, ये अस्थि पेशियों में चला गया, ये लीवर में चला गया, ECF में कुछ बाहर रहता ही है, ECF माने सेलुलर फ्लूइड, और रक्त में कुछ चला गया। अब देखिए, जरूरत जब होगी आपको, जब कभी आवश्यकता होगी कि आपको ग्लूकोज चाहिए, तो यही अस्थि पेशियां और यकृत वाला जो है, तो मेन पहले यकृत वाला काम करता है मेन, तो पहले वो उसमें तुरंत आपको स्टोर्ड जो उसके पास होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और आप जब मान लीजिए उस दिन आपने व्रत रखा हुआ है, तो उपवास रखा हुआ है, तो आपका ठीक हो जाएगा। फिर मान लीजिए, फिर इवन देन आप ग्लूकोज और ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जो अनुपयोगी माने उसके लिए तो वेस्टेज है, तो बेकार में, तो कहेगा एडिपोज कोशिका में जहां मोटाई वाली है कोशिकाएं, उनमें आपको संग्रहित होने लगेगा। तो जितना आप देखिए बहुत से मोटे हो जाते हैं या स्किन हो जाती है, वो भी उसी का फॉर्म है ना, कि अल्टीमेटली वसा के रूप में, फैट के रूप में हो जाएगा। और अगर बहुत खाने पीने वाला आदमी है तो उसकी वसा ये वाली सब मोटी होने लगेगी। तो अल्टीमेटली वो भी एक कारण दिखता है, सबका भिन्न भिन्न है, कुछ लोग यूज करते हैं कम, ठीक। चलिए, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की सहभागिता सामान्यतः 50% होती है, जो अधिकतर खाद्यान्नों, गेहूं, चावल, वनस्पतियों, आलू, चुकंदर एवं दूध से प्राप्त की जाती है। भोजन में उपयोगी कार्बोहाइड्रेट के साथ अनुपयोगी कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, गम्स, लिग्नेंट्स एंड पेक्टिन्स भी होते हैं, जिन्हें डाइटरी फाइबर या रफेजेस की संज्ञा दी गई है।
कह रहे हैं कि भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट की सहभागिता है वो 50% है। जैसे फैट का था 35%, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज्यादा रहता है 50%, जो अधिकतर किसमें मिलता है? गेहूं, चावल, आलू, चुकंदर, दूध में भी मिलता है। भोजन में उपयोगी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जो उपयोगी कार्बोहाइड्रेट्स है और जो अनुपयोगी कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे अनुपयोगी में है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, गम्स, लेजिन्स एंड पेक्टिन्स भी होते हैं, जिन्हें डाइटरी फाइबर कहते हैं। रफेजेस की संज्ञा दीजिए। ये क्या करता है? इनका स्वस्थ जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये जो है भोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, मतलब ये जो है रफेजेस जो बन जाता है, ये पानी को उसमें एब्जॉर्ब करता है और भोजन को फैला देता है, ताकि वो आंतों में जो है अच्छे से संकुचन तरंगे से जो है वो आराम से नीचे संकुचित होते होते नीचे की ओर चला जाए। तरंगे पैदा कर वहां उपस्थित पदार्थों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। यह सेल्यूलोज पाचन तंत्र में पचते नहीं है, परंतु जल सोखकर स्वयं फूल जाते हैं और पाचन अंगों में अधिक स्थान घेर लेते हैं। मतलब इनका काम है, ये जो है पानी को एब्जॉर्ब करके उस जगह को फैला देता है और उसको ठीक से लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाने में मदद करता है। इनके इसी गुण के कारण यह मानव शरीर में उपयोगी है और भोजन के महत्वपूर्ण अंग है। यह किसमें पाया जाता है? यह लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अनरिफाइंड सेरेल्स में अच्छी मात्रा में मौजूद होती है। खाद्य पदार्थों में मिले हुए अराजक तत्व यानी कि नॉन न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड उपयोगी तत्वों के साथ अनुपयोगी तत्व तो होते हैं, किंतु इनके अलावा कुछ हानिकारक तत्व भी मौजूद पाए जाते हैं। माने ये खाद्य पदार्थ में जो है न्यूट्रिएंट्स के साथ जो अनुपयोगी तत्व जो होता है, वो हानिकारक तत्व भी मौजूद पाए जाते हैं। कैसे? जैसे तो कुछ एक तो हुआ वनस्पति नहीं, एक तो हुआ उपयोगी और एक अनुपयोगी हुआ। तो अनुपयोगी। अनुपयोगी के दो पार्ट कर लीजिए। एक अनुपयोगी जो सेल्यूलोज के रूप में है, जो आपको क्या कर रहा है, आपने पहले उसको खा लिया, तो एक तो भोजन की मात्रा जितनी है उसको बढ़ा दिया उसने, तो उससे आपको जो पेट भरा भरा हो गया, आपको सारी चीजें आपको भरा भरा लगने लगा, तो यानी आप जो नॉर्मल बाहर का भोजन है वो कम खाएंगे। तो एक तो ये फायदा हो गया आपको। दूसरा, वो मूवमेंट जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा उसमें वो आपको मदद करते हैं और आगे भोजन को आगे बढ़ाते रहते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह कम होता है। इसीलिए आपको कहते हैं कि खूब रफेज खाइए ताकि कॉन्स्टिपेशन कम हो, आपका मूवमेंट हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक से हो। दो काम हुआ। तीसरा, इसी अराजक का, इसी के अनुपयोगी के साथ दूसरा जोड़ लीजिए। एक अनुपयोगी है लेकिन उसकी उपयोगिता कुछ है, एक अनुपयोगी है, बदमाश वाला है, उसकी उपयोगिता नहीं है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो उनकी बात कर रहे हैं मैडम। ठीक। सर, सॉरी सर, कुछ वनस्पतिक खाद्य पदार्थों में ऐसे फैक्टर पाए जाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स के एसिमिलेशन को सुचारू रूप से नहीं होने देते हैं। नहीं, वही खाद्य पदार्थ में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को जो मिलाने का काम होता है उनमें नहीं सुचारू रूप से चलने देते हैं। इसमें से कौन कौन से हैं? जैसे ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, जो कि इन लिगुमेंट्स और व्हाइट एग योक में होता है। फाइटेट्स, ये हेक्साफॉस्फेट ऑफ इंसोसाइटोल इन सीड्स ऑफ अनरिफाइंड सेरेल्स यानी कि मिलेट्स। यह भोजन में मौजूद आयरन, जिंक, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से बंधकर उन्हें शोषित होने से रोकते हैं। माने ये सब जो है वो सब जो है इन सबको जो है शोषित होने से रोकता है। फिर क्या है? टैनिन्स, ये क्या करते हैं? जैसे इसमें क्या है? कंपाउंड्स ऑफ सीड्स, लेगमेंट्स, स्पाइसेस, टेमराइड एंड बाजरा, रागी, ये भोजन में उपलब्ध लोह तत्व को होने से रोकता है, एब्जॉर्ब होने से रोकता है। ऑक्सलेट, ये डी कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स सॉल्ट्स जो वनस्पतियों में मौजूद कैल्शियम आयंस को बांध लेता है, जैसे कुछ लिग्यूमेंट्स, हॉर्सिग्राम एंड अच्छा, गोइट्रोजेंस, थायोसाइनेट एंड इसोथियोसाइनोट तत्व आयोडीन के शोषण को रोकते हैं। कौन कौन से? जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिस एंड सोयाबीन्स। और छठा है टॉक्सिक एमिनो एसिड इन लेथियर्स और सेटिव्स कॉजेज लेथेरिज्म। सर, इसको थोड़ा समझा दीजिए आप।
हमको कोई से समझ, देखिए इसमें ये चीजें नोट कर लीजिए कि नॉर्मली ये होता है और ये कोई पूछता नहीं है, बस केवल ये हाँ जानना सर। है कि ये टॉक्सिन के रूप में है और हम्म। इनका, लेकिन आप भोजन में ये, उसमें जो आप भोजन लेते हैं उनके साथ ये आवश्यक रूप से शामिल होते हैं, तो कुछ तो आपके फायदेमंद वाले होते हैं, लेकिन कुछ अगर आप इन सब चीजों को अधिक खाएंगे, ये वाली चीजें जिसमें लिखा हुआ है, तो ये आपके टॉक्सिन के रूप में आपको डेवलप करेंगे। अब कैबेज सभी लोग खाते हैं, कॉलीफ्लावर सभी खाते हैं, रेडिश सभी खाते हैं, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज है कि वो आयोडीन का आपको अगर शोषण होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन को रोक लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप खाते ही नहीं है, खाते सभी हैं, उनका परसेंटेज आप अधिक एक साथ मत खाइए उतना कि बस केवल ये सारा आयोडीन का आपका वही हो जाए कि आयोडीन रुक जाए आपका। दूसरा कुछ आपका है खेसारी दाल वगैरह है, कहीं कहीं बहुत मिलती यही मिलती है, तो खेसारी दाल भी खाई जाती है, लेकिन नॉर्मली खेसारी दाल खाते नहीं लोग, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने भी कई जगह बांध दिया है, ये कैल्शियम आयंस को बांध देता है, तो इससे क्या होता है वो अल्टीमेटली आपका एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो उसी तरह टॉक्सिन अमीनो एसिड, इसमें कुछ टॉक्सिन होंगे, ये आपको, ये भी कोई टॉक्सिन माने विष द्रव्य, तो यानी इन सारे जो बासमतियां हम खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनमें कुछ कुछ दुर्गुण भी होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको एक साथ ही सभी मत खाना चाहिए, क्योंकि ये होंगे और जो बॉडी आपका रेजिस्टेंस सिस्टम इतना अच्छा होता है कि टॉक्सिन को निकालता रहता है, चाहे वाटर के साथ निकाल दे, चाहे आपका स्वेट के साथ निकाल दे, चाहे स्टूल के साथ निकाल दे, तो ऐसा नहीं है कि वो डिफेंसिव सिस्टम नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मली इनका प्रयोग बैलेंस में करना चाहिए, एक साथ कोई चीज नहीं खानी चाहिए कि आप केवल कैबेज ही, आप कुछ लोग केवल कैबेज खाना शुरू कर दिए, तो ये नहीं है कि गोभी आप खा रहे हैं तो गोभी खा रहे हैं, फूल गोभी खा रहे हैं तो फूल गोभी खा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कभी गोभी खाइए, कभी आपको पत्ता गोभी खाइए, कभी आप गांठ गोभी खाते हैं, कभी आलू खाते हैं, कभी आप सब्जी जाते हैं जो भी मार्केट में मिलता है उस सीजन की उसको लेते हैं, तो उससे क्या होता है आपका बैलेंस बना रहता है। अदरवाइज एक ही तरह के अगर खाना आप आदि हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है खाने पीने के माध्यम से भी, क्योंकि प्रकृति ने दोनों, प्रकृति तो रॉ है, उसने आपको दिया, अच्छाई भी दिया बुराई भी दिया, आप दोनों के बीच बैलेंस करिए, तो वही बात कह रहा है ये कि इनके बीच बैलेंस करिए। ठीक, सर इसका कोई कोलेस्ट्रॉल समाधान नहीं चले है। आते, सर कोलेस्ट्रॉल करवा दे। हाँ चलिए, सर वो दालों को भिगोने से सर वो ऑक्सीलेट कम हो जाते हैं बोलते हैं, इसलिए भिगो के खानी चाहिए या फिर स्प्राउट करके खाना चाहिए, तो ये ऑक्सीलेट चले जाते हैं सर बोलते हैं। हाँ वो तो कोशिश यही, देखिए आप कहता ना स्प्राउट खाना पहले से उससे अच्छा होता है, लेकिन ये है कि अब कभी कभी आप उबाल के खाते हैं, कभी आप तल के खाते हैं, कभी आप तेल के साथ खाते हैं, यूज करते हैं ना, देखिए Yes, sir, yes. तो सब है। कभी टेस्टफुल होने के लिए आप क्या कर देते हैं, नमक मिर्चा लगा के खा लेते हैं, उबाल करके और नमक मिर्चा भी क्यों लगा खा लेते हैं, ये और सर बोलते कभी हैं कि आप जो सर दाल जो होते हैं उबालते टाइम जो झाग आता है ना ऊपर, सर वो होता है ऑक्सीलेट आपका, तो वो झाग हटा दो तो मतलब remove- उसे चावल में देखिए कहते थे माड़ निकाल लीजिए तो Yes, उसका टॉक्सिन खत्म हो जाता है, लेकिन अब प्रेशर कुकर में आप बना रहे हैं तो कहाँ से माड़ निकालेंगे बोलिए। तो ये जी सर। सिस्टम, हम लोग का सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है ना। जी चलिए, कोलेस्ट्रॉल। जी सर, अब आ रहा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये फैट प्लस कार्ब्स इज इक्वल टू कोलेस्ट्रॉल। यह कार्बनिक तत्व वसा का ही सहोदर है, फैट का ही सहोदर है, परंतु इसकी रचना कॉम्प्लेक्स मोनोहाइड्रिक सेकेंडरी अल्कोहल से हुई है। यह फैटी एसिड के साथ मिलकर वैक्सेस बनाता है, जो कि दुखदाई हिस्सा है। कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो तो ऐसे हमारे बॉडी में इसकी कमी नहीं होती है, बहुत ही रेयर केस में जो है कमी होती है। अगर ये फैटी एसिड के साथ मिल जाता है तो ये वैक्स बना देता है, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि बहुत ही दुखदाई हिस्सा कहलाता है। वो सामान्यतः यह वसा की ही भांति शरीर का एक आवश्यक तत्व है। ये भी आवश्यक तत्व ये वसा की तरह ही। यह एनिमल प्रोडक्ट्स घी, दूध, अंडा, मछली, मांस में बहुतायत में पाया जाता है तथा वनस्पतियों में यह कम उपलब्ध है। यह कोशिकाओं द्वारा वसा से या कार्बोहाइड्रेट से भी संश्लेषित कर लिया जाता है, अतः शरीर में इसकी कमी नहीं पाई जाती है, जबकि स्टार्वेशन या मल न्यूट्रिशन की दशा ना हो।
कह रहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो जो है एक माने बहुत दुखदाई चीज है। ये कब होता है? जब ये फैटी एसिड के साथ अगर मिल जाता है तो बहुत ही दुखदायक हो जाता है, क्योंकि ये वैक्स बना देता है, जो आगे चल के आगे पढ़ेंगे वो जो है हमारे हार्ट के जो आर्टरीज है उसके जो डायमीटर जो है उसमें चिपक जाता है, जिससे जो ब्लॉकेज आ जाता है। तो ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? एनिमल प्रोडक्ट। इसीलिए जब भी कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ता है तो पहले कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट को बंद करो, क्योंकि ये उसी में ज्यादा पाया जाता है। दूसरा बोल रहा है वनस्पति में कम उपलब्ध है। ये क्या करता है? कोशिकाओं, अगर नहीं हुआ तो कोशिकाओं द्वारा वसा से माने सेल के थ्रू ये फैट से भी और कार्बोहाइड्रेट से भी सिंथेसाइज होता है, संश्लेषित कर लिया जाता है। अतः शरीर में इसकी कमी नहीं पाई जाती है, ये कमी इसकी नहीं होती है। बहुत रेयर केस में होता है जब वो क्या हो जाएगा? स्टार्वेशन या मल न्यूट्रिशन की दशा में होता है। भोजन पकाने पर यह नष्ट नहीं होता है और छोटी आंत में वसा से अलग इसका शोषण रीअब्जॉर्प्शन होता है। मतलब ये नष्ट भी नहीं होता है और वसा से अलग इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। यह क्या है? ये इसका मेन कहाँ से ये पहुंचता है? ये लिम्फ के माध्यम से रक्त में पहुंचता है। तो कहेगा कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है या किसमें रहता है, किसमें किसके माध्यम से पहुंचता है रक्त में? तो ये लिम्फ के थ्रू रक्त में पहुंचता है। यूं तो ये शरीर की समस्त कोशिकाओं में आंशिक मात्रा यानी कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, परंतु यकृत, लीवर, एड्रिनल कॉर्टेक्स एवं सेक्स ग्रंथियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। ये कहाँ ज्यादा पाया जाता है? तो लीवर में, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि किडनी के ऊपर है, एड्रिनल उसके ऊपर उसमें पाया जाता है, और दूसरा सेक्स जेनिटल ऑर्गन में पाया जाता है, ग्लैंड में। इसकी सबसे अधिक मात्रा रेटिकुलो एंडोथीलियम थीलियल सेल्स में पाई जाती है, क्योंकि आरई सेल्स में एरिथ्रोसाइट्स एवं लिम्फोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होता है। आरई सेल्स में क्या होता है? आरबीसी और लिम्फोसाइट दोनों का डिस्ट्रक्शन होता है। रक्त में स्वतंत्र कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 to 240 mg% होती है। ये क्वेश्चन आता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त में कितनी होती है? नॉर्मल तो 150 to 240 mg होता है। अब कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या कार्य करता है? एक तो सबसे पहले ये कोशिका मेम्ब्रेन की संरचना में सहभागिता निभाता है, यानी कि सेल जो है उसके मेम्ब्रेन की संरचना में ये भाग लेता है। दूसरा है बाइल सॉल्ट का संश्लेषण करता है, जो कि बाइल जूस और बाइल पिगमेंट जो लीवर से निकलता है उसमें संश्लेषण। लीवर के रोल के साथ है इसका कोलेस्ट्रॉल। हाँ, सेक्स हार्मोन, हाँ सेक्स हार्मोन संश्लेषण करता है, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स का संश्लेषण करता है, और रक्त को विस्कोसिटी प्रदान करता है, मतलब उसके रक्त को जो है घनत्व प्रदान करता है, थोड़ा सा गाढ़ापन उसका प्रदान करता है। ये कौन? कोलेस्ट्रॉल। इसका कार्य ये है। दूसरा इसका ये हानि क्या है? इसका हानिकारक, सामान्य आवश्यक मात्रा से अधिक कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इसलिए है क्योंकि शरीर में इसकी कैटाबॉलिज्म नहीं के बराबर होती है। यानी कि इसका अगर मात्रा बढ़ गया तो ये उस ब्लड में घूमता ही रहता है, इसका कैटाबॉलिज्म नहीं होता है, नहीं के बराबर है, ये वही रक्त में घूमता रहता है। बाइल जूस तथा मूत्र में इसकी थोड़ी मात्रा उत्सर्ज होती है, परंतु इंडोजीनियस सिंथेसिस के कारण या घी मांस का अत्यधिक सेवन करने पर यह रक्त में बिना कार्य परिभ्रमण करता रहता है, माने इसका कोई कार्य नहीं भी रहता है फिर भी ये जो उसी में घूमता रहता है, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल रहता है। वो कहाँ से होता है? जब हम अधिक घी, मांस से मछली का सेवन करेंगे तब। इसकी अधिक मात्रा धमनी की दीवार यानी कि हार्ट का जो आर्टरीज है उसके वॉल में यानी कि उसके डायमीटर में वो उसमें वो जो है फैटी एसिड के साथ वैक्स बनाकर चिपक जाता है, जो कि इंडोथीलियल सेल्स है उसके अंदर का दीवार आर्टरीज के, उसमें जो ये चिपकने के कारण इनफिल्ट्रेशन लगती है और इस प्रकार एथेरोस्क्लेरोसिस की शुरुआत हो जाती है, जो अंतराल में मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, इस्केमिक गैंग्रियन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज जैसी बीमारी होती है। मतलब ब्रेन में क्लॉट्स बनने लगता है, फिर हार्ट के उसमें मायोकार्डियम इंफ्रैक्शन जो है वो उसमें चिपक के उसके दीवार को जो है छोटा कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। और जो है
ये सर क्या इसमें इस्केमिक गैंग्रीन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज इस समय जैसे गैंग्रीन गैंग्रीन मतलब हाथ पैरों में जो गैंग्रीन हो जाती है अच्छा बीमारी। जी, ये होता है कोलेस्ट्रॉल सड़ने की लगता है, सड़न सड़न, इसीलिए सर वो- हाँ अब एनर्जी ऊर्जा ऊर्जा वह बल शक्ति क्षमता है जो किसी कार्य को करने में सक्षम होती है। ऊर्जा से ही तो हम लोग सब कार्य करते हैं। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान के अनुसार कहा है कि बल, यहाँ पे ऊर्जा को बल लिया गया है, कहा गया है, जो कि कार्य मल्टीप्लाई बाय दूरी, जो हम लोग कार्य करते हैं और दूरी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऊर्जा होता है उसी को बल कहते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं को भी अपने दैनिक कार्य हेतु ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। मानव शरीर में जो भी कार्य होते हैं उसमें जो कोशिकाओं को क्या चीज की जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। ऊर्जा बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। मोटे तौर पर यह कहा जाए तो शरीर में हो रही क्रियाएं जैसे वृद्धि, विकास, श्वसन, संचरण, पाचन एवं शरीर तापक्रम नियंत्रण आदि सभी में ऊर्जा खर्च होती है। यह ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा ना ही पैदा की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती है, किंतु वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। माने इसको ना पैदा कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। किसके हिसाब से? थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अनुसार ये एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट सिर्फ हो सकते हैं। इस प्रकार हम जो भोजन खाते हैं उसमें ऊर्जा रासायनिक रूप में मौजूद है, केमिकल रूप में मौजूद है, और जब वे तत्व कोशिकाओं द्वारा मेटाबॉलिज्ड किए जाते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि क्या होती है? जब वो मेटाबॉलिज्म हो जाती है सेल के थ्रू तो वो हीट उत्पन्न करती है। हीट से फिर क्या हो जाता है? ऊर्जा के लिए वो प्रयुक्त की जाती है। उसी हीट को ऊर्जा में कन्वर्ट करके उसका यूज करते हैं। जैसे ग्लूकोज CO2 प्लस H2O प्लस 7 कैलोरी हीट। इसका कितना हीट रहता है ग्लूकोज का? तो 7 पर के कैलोरी हीट होता है। कैलोरी क्या है? यह ऊष्मा ऊर्जा की मानक इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? तो कैलोरी है। एक कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल का तापक्रम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड करने हेतु तो आवश्यक होती है। मतलब अगर हम किसी का भी टेम्परेचर अगर नापते तो वो जल से ही लेते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे 1 ग्राम जल जब हम लोग उसको गर्म करेंगे तो वो कितने सेल्सियस पे गर्म होगा? उसको लगेगा 15 टू 16 सेंटीग्रेड लगेगा। वो क्या है? उसका 1 कैलोरी उष्मा ऊर्जा है। ये वहाँ ये साइंस की थ्योरी है साइंस कि 15 जी सर। डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं। लेकिन नॉर्मली हम लोग ये मान लेते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो जितनी ऊष्मा आवश्यकता होती है वही कैलोरी कहलाती है। ठीक है, ये नॉर्मली। लेकिन ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि 15 डिग्री से 16 डिग्री होना चाहिए डिग्री के रूप में। ठीक है, टेम्परेचर के रूप में। जी, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में प्राप्त विभिन्न तत्वों का कैलोरी मान। कितना 1 होता है? ग्राम स्टार्च में हमें कितने कैलोरी मिलती है? तो वह 4.1 किलो कैलोरी। 1 ग्राम में 5.3 किलो कैलोरी। ये और नहीं, ये उसमें है, प्रोटीन में है 4.2 है। हाँ उसमें तो 4.2 है, इसमें देख रहे 4.2 तो 5.3। करेक्शन कर लीजिए। ठीक है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी। सामान्य भोजन में उपयुक्त भोजन तत्वों की मात्रा स्वस्थ शरीर में निम्न भांति अंकित की जाती है। माने एक स्वस्थ शरीर में भोजन तत्व जो हम लोग लेते हैं उसमें क्या कितना होना चाहिए, अब उसके बारे में बताया गया। प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम पर किलोग्राम शरीर भार, जिसमें 50% पशु प्रोटीन एवं पशु प्रोडक्ट से होनी चाहिए। या संपूर्ण भोजन में प्रोटीन की सहभागिता कम से कम 15% होनी चाहिए। जो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि प्रोटीन जो है हमारे वजन का पर किलो 1 ग्राम होना चाहिए। अब जितना वजन है उसके 1 ग्राम के हिसाब से ले लेंगे। और टोटल कितना होना चाहिए हमारे खाने में? तो 15% होना चाहिए, जिसका 50% एनिमल या एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट से मिलना चाहिए। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे संपूर्ण भोजन में? तो 50%, सबसे ज्यादा इसी का होना चाहिए, या अधिक होनी चाहिए, उससे अधिक भी हो सकता है। इसमें सेल्यूलोज वर्ग के सदस्यों की उपस्थिति 10 to 15% अनिवार्य है।
जैसे कि वो सैलेड वगैरह हुआ। हम्म, अब फैट, वसा की सहभागिता संपूर्ण भोजन में 35% से अधिक होनी चाहिए। ये भी उससे नहीं अधिक होनी- होनी चाहिए, अधिक अधिक नहीं नहीं होनी चाहिए, सॉरी सर, हाँ, अधिक नहीं होनी चाहिए। जिसमें पशु प्रोडक्ट कम से कम रहना चाहिए। इनके अलावा आवश्यक मात्रा विटामिन, मिनरल्स एवं जल की होनी चाहिए। माने प्रोटीन जो है वो 15%, कार्बोहाइड्रेट 50% एंड फैट जो है वो 35% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब उतना ही होना चाहिए। अब है शरीर को आवश्यक ऊर्जा के अनुरूप भोजन लेने को संतुलित भोजन, मतलब शरीर में आवश्यक ऊर्जा के अनुरूप जितना हमको ऊर्जा चाहिए उसके लिए जो भोजन लेते हैं उसी को संतुलित भोजन कहते हैं। आवश्यक ऊर्जा के आधार पर कार्यों को 3 ग्रुप में वर्गित किया गया है कि कितना किसको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, उसके हिसाब से 3 ग्रुप में ये डिवाइड किया गया। जैसे सीडेंटरी कार्य करने वाले समुदाय, यानी कि जो बैठकर काम करते हैं ज्यादातर, जैसे अध्यापक, दर्जी, नाई, एग्जीक्यूटिव, मोची, उपदेशक, पंडित, सेवा निर्मित व्यक्ति, चपरासी, डाकिया, घरेलू स्त्री एवं नर्स। दूसरा है मॉडरेट कार्य करने वाली समुदाय, जिसमें है मछुआरे जो थोड़ा ज्यादा काम कर रहे हैं, मेरे बीच वाले, डलिया बिनने वाले, कुम्हार, सुनार, खेतीहर, बढ़ई मिस्त्री, रिक्शा चलाने वाले, बिजली नल मिस्त्री, कुली, घरेलू नौकर। और तीसरा हैवी, जो कि सबसे ज्यादा काम करने वाले समुदाय हैं, जो कि पत्थर तोड़ने वाले हैं, जो कि मजदूर होते हैं, पेड़ काटने वाले, लोहार, खादान मजदूर। अब ये दिया है कि 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन इज इक्वल टू 1 यूनिट। माने हमें एक दिन में 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, जो कि 1 यूनिट कहलाता है, 1 यूनिट के बराबर है। इसमें अब क्या है, सीडेंटरी जो कार्य करता है उसमें अब पुरुष और स्त्री 2 डिवीजन कर दिए। उसके बताया जा रहा है कि पुरुष को थोड़ा ज्यादा लगेगा, स्त्री को थोड़ा कम लगेगा। सीडेंटरी कार्य करने वाले में पुरुषों को कितना लगेगा यूनिट, 1.0 और स्त्री को 0.8। मॉडरेट कार्य करने वाले 1.2 एंड 0.9, स्त्री को, पुरुष को 1.2, और हेवी कार्य करने वाले को 1.6 एंड स्त्री को 1.2। उम्र के अनुरूप, अब उम्र के एज के हिसाब से दिया है। 1 से 3 इयर्स के लिए 0.4 यूनिट, 3 to 5 0.5 यूनिट, 5 से 7 0.6 यूनिट, 7 to 9 0.7 यूनिट एंड 9 to 12 0.8 यूनिट। और सबसे ज्यादा हो गया बड़े जब हो गया 12 से 21 इयर्स में, तो हो गया 1 यूनिट। संतुलित भोजन क्यों आवश्यक है? अब एक बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है? क्योंकि आवश्यकता से अधिक या कम भोजन दोनों स्थितियों में रोग को निमंत्रण देता है। अगर हम ज्यादा भी भोजन ले लें तो इंडाइजेशन हो जाएगा, वो भी दिक्कत है, कम लिए तो भी दिक्कत है। भोजन की गुणवत्ता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भोजन में हम लोग क्या ले रहे हैं। जैसे माल न्यूट्रिशन, मरासमस, जिसमें भोजन का ऊष्मीय मान कम होता है। क्वाशिरोकर, जब भोजन में प्रोटीन की मात्रा आवश्यकता से कम होती है। अधिक भोजन की मात्रा मोटापे का घोतक है। वही सर ना, जो जिसमें प्रोटीन बहुत कम हो जाता है तो वही ये बीमारी हो जाता है। और 2 बीमारियों का एक माल न्यूट्रिशन, बस भोजन का ऊष्मीय मान, मतलब कैलोरी के रूप में कम हो। भोजन तो आप अधिक ले सकते हैं लेकिन कैलोरी ठीक होनी कम। चाहिए। और दूसरा क्वाशिरोकर, ये है भोजन में प्रोटीन की मात्रा आवश्यकता से कम। जो प्रोटीन कम हो तो ये रोग होता है, और ऊष्मीय मान कम होता है तो ये रोग होता है। तो 2 रोगों की चर्चा की गई है। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत अब हम लोगों का भोजन भी आज कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। और थैंक यू प्रतिमा। हम लोग धन्यवाद सर। अभी जो है थैंक यू प्रतिमा जी। थैंक यू मैम। हम लोग Thank you, sir. चर्चा सर के सपनों को पूरा करेंगे। हम लोग ज्ञान बढ़ाएंगे अपना, दूसरे ज्ञान बढ़ाएंगे, खुद पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, और इस तरह उनके उस सिद्धांत को, उनका जो मोटो है उसका पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम केवल 2 मिनट का ब्रेक, डॉक्टर कोमल 2 मिनट का केवल ब्रेक होगा। ठीक है सर।
इसलिए कि अभी हम लोग माइल्स टू गो। जी सर।